कीमतें बढ़ रही हैं तेज़ी से, उसको धीरे धीरे नॉर्मल करने का कोशिश करती है। और जो मुद्रा की वैल्यू घट गई है मार्केट में, उसको बढ़ाने का प्रयास करती है, मुद्रा को वापस मार्केट से खींचने का काम करती है या सोखने का काम करती है। यही कहलाता है मुद्रा अपस्फीति या मुद्रा विस्फीति का निर्माण हुई थी। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखवा दें बेटी, मैंने वीडियो शेयर किया था ना ग्रुप में, उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं, बोर्ड पे सारी बातें लिखी हुई हैं, आप उसको देख करके नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल आप मतलब जैसे अभी मैं यहाँ बोल के लिखाऊंगी तो आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं मैक्सिमम समझा देती हूँ। रीज़न ही रहता है वीडियो शेयर करने का कि आप नोट करना चाहते हैं घर पे बैठ करके रिलैक्स मोड में वीडियो पॉज करके स्पीड कम करके नेट क्वालिटी बढ़ा करके आप उसको आराम से नोट कर लीजिए। वही सारी चीज़ें वहाँ भी हैं, बिकॉज इसमें हम कुछ अपनी तरफ से घटा बढ़ा नहीं सकते, हम ये भी जब भी पढ़ाएंगे हम यही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। आप इसीलिए आप लोगों को वीडियो भेज देते हैं कि अगर क्लास में मैं बहुत फास्ट समझाती हूँ कवर करने के लिए, और उस दरमियान अगर आप लोग नहीं नोट कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं नोट करेंगे तो भूल जाएंगे। जो बच्चे नहीं पढ़े उनके लिए एक टिपिकल टर्म है, जब तक इसको बार बार नहीं समझेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे, भूल जाएंगे, और 10 ही दिन बाद जब उनसे कोई पूछेगा तो नहीं बता पाएंगे। जो बच्चे पढ़े जैसे दीपाली हैं, जो सिद्धार्थ हैं, महेंद्र हैं, और भी बच्चे जिन थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो एक बार रिविजन कर लेंगे, रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे कभी नहीं पढ़े उनको तो अच्छा खासा मेहनत करना है, इसको बार बार पढ़ना है, समझने का प्रयास करना है कि क्या चीज़ है, ये क्यों होता है ऐसा, कब ये ऐसे मतलब होगा, कब नहीं होगा। इसलिए नोट जरूर कीजिए, और नोट करने का आदत तो बहुत बढ़िया है, ये तो जरूर डालिए। जब भी कोई चीज़ पता चले उसको नोट कर डालिए। इसीलिए मैं आपको जब टेस्ट लेती हूँ तभी बोलती हूँ कि टेस्ट के दरमियान तो सिर्फ व्याख्या सुनिए और आंसर दीजिए, लेकिन बाद में उस व्याख्या में कही गई एक एक बात एग्जाम में आए हुए प्रश्न है आपके लिए, उसको नोट कर लीजिए। उतना प्रश्न आपका तैयार हो रहा होगा, यानी कि एक प्रश्न के साथ कई कई प्रश्न आपके तैयार होंगे। और जब आपके इतने सारे प्रश्न आपके अपने नोट्स में होंगे तो आपको अलग से क्या उसी प्रश्नों को ही रिवाइज कर लेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग वैसे सही कर लेंगे। क्योंकि जब एक नॉलेज हो जाता है ना तो थोड़ा सा उसमें कॉमन सेंस भी काम करता है, थोड़ा सा एलिमिनेट भी कर मिलता है, लेकिन उसके लिए पहले नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गया है और मैं मैक्सिमम आप लोगों का प्रैक्टिस करवा दे रही हूँ। वो भी कर रही है बेटी, इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री का पोर्शन बहुत बड़ा है। एंशिएंट हिस्ट्री में अभी देख रहे हैं आप, अभी 2-3 राजवंशों में ही आप लोग रखते हैं, अभी आपका दक्षिण में गए कि नहीं, तो पूरा आपका एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर लीजिए। मेडुअल में आ जाएंगे, उसके बाद जब लगेगा कि मेडुअल मैक्सिमम कवर हो गया तो मॉडर्न हिस्ट्री और ये दोनों साथ चला देंगे, क्योंकि ये छोटा पोर्शन है। इसमें भी एक चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन हिस्ट्री में वो अनगिनत क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसी वजह से सोच रहे वो ज़्यादा है तो इसलिए उसको ज़्यादा कवर कर लें, फिर इसको भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको कन्फर्म हो गया मुद्रास्फीति। दूसरा हमने जो पढ़ा था वो था आपका मुद्रा अपस्फीति। इसमें क्या होता है, इसका सेम अपोजिट होता है। यहाँ पे पैसे की सप्लाई कम हो जाती है मार्केट में, सेवाओं और वस्तुओं का जो दाम होता है वो कम हो जाता है, या कहिए कि डिमांड से ज़्यादा सेवाएं और वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं, जिससे उनकी मूल्य में कमी हो जाती है। और इसी को हम मुद्रा और क्या
कैसे बढ़ाते हैं, और जब मुद्रा मार्केट में ज़्यादा हो जाता है तब उसको कैसे खींचते हैं। बैंक रेट का, यानी कि जो बैंक रेट बढ़ा देंगे, रेपो रेट बढ़ाएंगे, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएंगे, ऋण जो बैंकों से आप लेते हैं उस पर जो ब्याज होता है वो बढ़ा देंगे। इसके अलावा टैक्स रेट सरकार बढ़ा देगी, जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें घटा देगी, कटौती कर देगी, कालाधन को सरकार जो है मुंह ढूंढ करके खींचने का काम करेगी। तो मार्केट में पैसे की जो आपूर्ति है वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। और जब सरकार को पैसा मार्केट में लाना होगा तो ये सभी उल्टा कर देगी, रेपो रेट कम, रिवर्स रेपो रेट कम, बैंक दर कम, CRR कम, SLR कम, और बैंक का ब्याज रेट कम, जो आपके टैक्स हैं इसके रेट में कमी कर देती है, सरकारी योजनाएं लेकर के आती है, लोगों को रोजगार देती है, और फिर धीरे धीरे पैसा मार्केट में आ जाता है। तो ये टर्म्स आगे लगे। हाँ बिल्कुल, आपके कहने का मतलब है कि अगर कहीं पे किसी भी जो है देश में मुद्रा क्या पूछ रहे हैं आप, मुद्रा स्फीति पूछ रहे हैं, या अच्छा मुद्रा की स्फीति पूछ रहे हैं, मुद्रा स्फीति और अच्छा मुद्रा संकुचन। अच्छा, अगर आपके कहने का मतलब अगर मार्केट में मुद्रा की कमी है तो क्या कालाधन ज्यादा होगा? नहीं, तब कालाधन ज्यादा नहीं है। मुद्रा का जब मार्केट में अधिकता होगा तब कालाधन ज्यादा होगा, यानी कि वो पैसे, कालाधन का मतलब जानते हैं ना, वो पैसे जिसका टैक्स आपने सरकार को नहीं दिया है, यानी कि आपने वो पैसे का टैक्स बचा लिया या छुपा लिया है। तो जब आपने पैसे सरकार को नहीं दिए टैक्स के रूप में, यानी कि बहुत सारा पैसा आपके पास रह गया जो सरकार के राजकोष में जाना चाहिए था, वो आपके पास रह गया। अब आपके पास रहेगा तो आप पैसा रख के तो देखेंगे नहीं, आप उसे कहीं ना कहीं निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, कुछ खरीदेंगे, बेचेंगे, और इस दरमियान पैसा क्या है मार्केट में आएगा, और फिर क्या हो गया, कालाधन की अधिकता हो जाएगी। और संकुचन का मतलब है कि लोगों के पास पैसा है ही, और जब होगा नहीं तो कैसे मार्केट में कालाधन आएगा। तो कालाधन तभी होगा जब मुद्रा स्फीति होगा। मुद्रा की स्फीति होने का मतलब है कि मार्केट में पैसे का ज़्यादा होना, और ज़्यादा 4-5 कारणों से होता है ये कारण। यानी कि अगर पूछे कि कौन सी स्थिति बताती है कि कालाधन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मुद्रा स्फीति बताएगा, और मुद्रा स्फीति बताएगा कि लोगों के पास पैसे की कमी है, यानी कि मार्केट में पैसे की सप्लाई कम हो गया है। और कोई कन्फ्यूजन? मैम, जो नोट बंद हुए 500 के, मतलब वो उसमें कुछ नकली थे और फिर उसी बीच काला धन भी था, तो उसका मतलब हमको नहीं समझ में आया। अच्छा, जो मुद्रा बंद किया गया था सरकार के द्वारा, वो विमुद्रीकरण कहते हैं उसको। विमुद्रीकरण ज़्यादातर इसीलिए लाया जाता है काले धन को कम करने के लिए। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि काले धन की कमी को, मतलब जो है जो अधिकता है उसको कम करना। क्योंकि जब आप पैसे का जो मूल्य है या रूप है बदल देंगे तो जो पहले की नोट है वो बेकार हो जाएगी। तो जो लोगों ने टैक्सेस ना दे करके पैसे को छुपा करके रखा था वो बेकार हो जाएगा। यानी कि मार्केट में जो पैसे की अधिकता, यानी कि जो लीगल मनी है वो वापस बैंकों में आ जाएगी और लोगों के हाथों में लीगल मनी पहुंच जाएगा, और जो इलीगल तरीके से लोगों ने रखा है वो बेकार हो जाएगा। यानी कि जो आपके मार्केट में काला धन था वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये जो आप जब भी विमुद्रीकरण आता है तो वो काले धन को खत्म करने के लिए ही आता है, या तो फिर वो चलन से बाहर हो रही हो, उस मुद्रा का कोई यूज ना हो जाए। जैसे कि 10,000 का नोट एक भारी नोट था तो उसको खत्म किया गया था, जो कि काफ़ी भारी नोट था वो 10,000, 5,000 ऐसे। तो इस तरह से लगभग आपके यहाँ 3 बार ऐसा किया गया है जब मुद्रा अवमूल्यन या मुद्रा का जो है विमुद्रीकरण किया गया है। तो ये काले धन को समाप्त करना मेन रीजन होता है, या ऐसी मुद्रा जो चलन में ना हो और उसको हटा देने में ही भलाई है तब लाया जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर है बच्चों, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसके अलावा हमने पढ़ा था स्टैगफ्लेशन, याद है स्टैगफ्लेशन क्या है? या दोनों को एक संतुलित लेवल पे लेकर के आए कि थोड़ी बेरोजगारी और थोड़ी मुद्रास्फीति। जैसे मैंने कल कहा था धारणीय मुद्रास्फीति कितना,
कहीं पे वस्तुएं सस्ती और कहीं पे वस्तुएं महंगी, कहीं पे मुद्रा की सप्लाई ज़्यादा, कहीं पे मुद्रा की सप्लाई कम, तब ये कहलाता है स्क्यूफ्लेशन। और ये भी अच्छा नहीं है, इसको भी कंट्रोल करना सरकार के लिए एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारी टर्म्स हमने पढ़े थे कल। आज हम इसके अलावा फिलिप वॉकर भी हमने पढ़ा था। ये देखो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के भी उन्होंने डिफरेंसेस को बताया था। इसके अलावा हमने पढ़ा था रेन की मुद्रास्फीति कितने परसेंट तक की होती है? लगभग 3%। मैंने कहा था 3% से कम। अब वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 3% से कम अगर किसी देश में मुद्रास्फीति है तब वो कैसे होगी? रेन की, यहाँ दूसरा नाम उन्होंने बताया था मंद मुद्रास्फीति है, ये 3% से कम होता है। और ये कौन से देश के लिए अच्छा है? देश के लिए। दूसरी मैंने कहा था 3 से 10 ये 3 तक है। यहाँ से शुरू हुआ 3 से 10। इसके बाद हमने क्या बताया था? लौटती थी क्या होगा? 10 से 20। यहाँ 10 से 20 है। और इसके बाद बताया था जहाँ पे जितनी भी परिसंपत्तियाँ हैं आपकी, जो आपकी चल अचल जो भी संपत्तियाँ वो शून्य हो जाए, उनकी कोई वैल्यू ही ना रह जाए, यानी कि रुपए का कोई रेट ही ना रह जाए। एक रोटी खरीदने के लिए आपको 2-3 थैले पैसे लेकर के जाना पड़े, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। और ऐसी स्थिति जर्मनी, जिम्बाब्वे और हाल ही के वर्षों में वेनेजुएला में देखने को मिला है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने कल पढ़ी थी। अब आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का जो है इसको आगे देखते हैं कि आज क्या क्या है। चलिए देखते हैं आज आपको क्या क्या देखना है। हाँ, तो आज का है कोर स्थिति। आज जो हम पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे कोर स्थिति। कोर स्थिति 2 तरह का होता है। एक होता है अस्थायी और दूसरा होता है अस्थायी। अस्थायी और अस्थायी का क्या मतलब है? ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। अस्थायी का मतलब हमेशा बना रहे या लंबे समय तक बना रहे, और अस्थायी मतलब जो थोड़े समय के लिए आए और चला जाए। यानी कि जब सरकार की मौद्रिक नीतियों की वजह से, जब सरकार के आर्थिक मतलब जो गतिविधियां हैं उसकी वजह से, जब सरकार के द्वारा जो लाए गए सुविधाएं होती उसकी वजह से मुद्रास्फीति आता है, जो लंबे समय तक बना रहता है। जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य की वजह से अगर मुद्रास्फीति आती है तब, या सरकार बहुत ज़्यादा नोट जारी कर देती है तब, या सरकार बहुत ज़्यादा परियोजनाएं लेकर के आती है तब, जब ऐसे में मार्केट में पैसे ज़्यादा हो जाए और वो लंबे समय तक बना रहे, तो इस ऐसी स्थिति को कहते हैं अस्थायी मुद्रास्फीति। और अस्थायी मुद्रास्फीति कब होगा? जब आपके यहाँ कोई प्राकृतिक समस्या हो जाए, जैसे आगे बाढ़ आ जाए, अनाज जो है वो कम उत्पादन हो, सूखा हो जाए, अनाज कम उत्पादन हो, चक्रवात आ जाए, अनाज कम उत्पादन हो, या और कोई समस्या जो अचानक से आए, या कहिए कि जो मौसम के अकॉर्डिंग आए और आपकी खाद्यान्न की आपूर्ति को घटा दे, उसके उत्पादन को कम कर दे। और ऐसे में जब उसका उत्पादन कम हो जाएगा, डिमांड बना रहेगा, तो उसकी कीमत महंगा हो जाएगा। कीमत बढ़ने से ये तो मुद्रास्फीति कहलाता है। जब आपको वस्तुओं के लिए ज़्यादा पैसा पे करना पड़े, आपकी जो वस्तुएं हैं वो महंगी हो जाए, सेवाएं महंगी हो जाए, तभी मुद्रास्फीति है। तो जब सरकार के द्वारा लाई गई नीतियों की वजह से एक लंबे समय तक मुद्रास्फीति बनी रहे या लगभग हमेशा बनी रहे, तो ये अस्थायी मुद्रास्फीति है। और जो मौसम, जलवायु और आपदाएं या इन सारी गतिविधियों की वजह से स्थिति आता है जो हमेशा बना नहीं रहता। जैसे गेहूँ का उत्पादन अच्छा नहीं हुआ, धान का हो गया, या इस साल उत्पादन अच्छा नहीं हुआ, अगले साल हो गया। तो जब कम उत्पादन हुआ, मुद्रास्फीति आई, उत्पादन अच्छा हुआ, मुद्रास्फीति खत्म हो गई, खाद्यान्न सस्ते हो गए। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? अस्थायी मुद्रास्फीति। बात समझ में आए बच्चों? कोर मुद्रास्फीति 2 तरह का, एक आपका
आई और दूसरा वापस आई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है आपका ये है आयातित मुद्रास्फीति। आयातित मुद्रास्फीति क्या बता सकते हैं कि आयातित मुद्रास्फीति किसे कहेंगे? आयातित मुद्रास्फीति क्या है? हाँ, जब हम वस्तुओं का बड़े पैमाने पे आयात करते हैं या कहीं वे वस्तुएं जो हम आयात करते हैं और आयात करने की वजह से उनका मूल्य कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, और अगर मूल्य ज़्यादा होगा तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत महंगी कीमत पे मिलेगा, वो वस्तु महंगी हो जाएगी और उसके बदले में जो पैसे का जो मूल्य है वो कम हो जाएगा। जैसे पेट्रोलियम, हम कच्चा तेल मंगाते हैं ना, और कच्चा तेल मंगाने की वजह से क्योंकि हम उसे विदेशों से खरीदते हैं, फिर यहाँ ला करके उसको रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने के बाद वो विभिन्न माध्यमों से वो लोकल स्तर पे पहुँचता है, और इस वजह से कई जगह टैक्सेस लगने की वजह से और बाहर से मंगाने की वजह से वो काफ़ी महंगा बिकता है। और ये क्या है, 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। तो ये जो आयातित वस्तु की वजह से मुद्रास्फीति आई, ऐसे मुद्रास्फीति को हम क्या कहेंगे? आयातित मुद्रास्फीति कहेंगे। यानी कि वो वस्तुआं मतलब वस्तु जो जैसे मान लीजिए अगर भारत में होता तो आपको खरीदना नहीं पड़ता, आपको मात्र उसको रिफाइन निकालने का खर्चा लगता, रिफाइन करने का खर्चा लगता और वितरित करने का लगता। लेकिन वही वस्तु जब आप बाहर से खरीदते हैं तो आपको उसका भी पैसा देना पड़ता है, फिर रिफाइन करने का पैसा, फिर वितरित करने का पैसा, तो वस्तु क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। इसीलिए विदेशी ब्रांडेड देखिए सामान जो होते हैं क्या होते हैं? महंगे होते हैं, लेकिन अगर भारत का ब्रांड है तो उतना महंगा नहीं होगा वो। तो ये आपकी जो आयातित वस्तुओं की वजह से जब मुद्रास्फीति आए या मुद्रा की वैल्यू घटे और वस्तु महंगी हो जाए तो ये क्या हो गया? आयातित मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है आपका, इसको कहेंगे जो है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेड, आयात में इम्पोर्ट कहते हैं, निर्यात में एक्सपोर्ट कहते हैं, तो जो इम्पोर्ट करने की वजह से आए वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। दूसरा है छिपी हुई मुद्रास्फीति। ये मुद्रास्फीति हर कोई झेलता है, बहुत ही आम बात है, आप लोग भी इस मुद्रास्फीति को प्रतिदिन झेलते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि इसमें भी मुद्रास्फीति है। ये मुद्रास्फीति जो होता है छिपी हुई मुद्रास्फीति, जैसे आपने देखा था ना, दृश्य अल्प रोजगार, लग रहा है कि रोजगार कर रहा है व्यक्ति, काम कर रहा है, उसको रोजगार मिला है, लेकिन उसकी योग्यता उसकी जैसी मतलब वो डिजर्व करता है उसको ना सैलरी मिल रही ना तो जॉब मिल रहा है। ऐसे ही होता है आपकी छिपी हुई मुद्रास्फीति, यानी कि जब वस्तुओं की क्वालिटी, क्वांटिटी, उनका वजन, ये सारी चीज़ें घटा दी जाए, जो मूल्य है वो उतना ही रहे जितना 1 साल 2 साल पहले था, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो कम कर दी गई, उसमें जो गुणवत्ता था, क्वालिटी था, उसको कम कर दिया गया, उसका जो वेट है उसको घटा दिया गया। यानी कि पहले चाय पत्ती का पैकेट 1 kg अगर 500 रुपये का मिलता था तो अभी भी 500 रुपये का मिलता है, लेकिन वो 1 kg नहीं बल्कि 400 ग्राम हो गया। तो ये क्या हो गया? छिपी हुई मुद्रास्फीति। जैसे सबसे आसान पार्ले बिस्किट देखा, मुझे सबसे आसान लगा। पहले के टाइम में 4 रुपये का बड़ा पार्ले जी आता था, बिस्किट का साइज़ बड़ा होता था, बिस्किट की संख्या लगभग 16 या 17 बिस्किट होते थे, क्योंकि ये बिस्किट शायद हर बच्चे ने खाया होगा और खाने में क्वालिटी भी होता था और जो है उसका वेट भी ज़्यादा होता था। अब आप पार्ले जी बिस्किट देंगे तो उसकी संख्या भी कम हो गई, उसकी जो साइज़ था वो भी बड़ा हो गया, वेट भी कम हो गया, आपको टेस्टी भी नहीं लगता। तो ये क्या है? ये आपकी छिपी हुई मुद्रास्फीति है, यानी कि क्वालिटी घट गया, क्वांटिटी घट गया, वेट घट गया, लेकिन दाम अभी वही है। ये है छिपी हुई मुद्रास्फीति। ठीक है बच्चों, ये पढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है आपका संरचनात्मक मुद्रास्फीति। ये मुद्रास्फीति होता है जब सरकार के मतलब संरचनात्मक समझते ही होंगे, किसी की संरचना में जब परिवर्तन हो जाए और उसकी वजह से जब मुद्रास्फीति आई, जैसे सरकार मौद्रिक नीति लेकर के आए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नए पैसे छाप करके मार्केट में ले आए, यानी कि पैसे की जो है संरचना बदल गई, या जो सरकार है ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक जो है योजनाएं लेकर के आए जिसके थ्रू लोगों को बहुत सारा रोजगार दे। ऐसी चीज़ें अगर आती हैं तब ये क्या कहलाती हैं? इनकी वजह से जब मार्केट में मुद्रा की जो है आपूर्ति बढ़ जाती है, और जब आपूर्ति बढ़ती है किसी चीज़ की तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ऐसी मुद्रास्फीति को हम कहते हैं
संरचनात्मक मुद्रास्फीति। और इसमें जैसे मान लीजिए जो ब्याज दर है ये भी होता है ना, अगर सरकार लंबे समय तक ब्याज दर घटा दे, जो कि एक संरचना में परिवर्तन आया, जो ब्याज दर अभी एक मानक था कितना देना है, अब उसको सरकार ने कम कर दिया, तो यानी कि कर की संरचना में परिवर्तन कर दिया, नोट की संरचना में परिवर्तन कर दिया। तो सरकार के द्वारा जब ऐसे काम लाए जाते हैं या ऐसे काम किए जाते हैं जो पहले से चली आ रही व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तब इसे कहते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है आपका मुद्रास्फीति में कारण, मुद्रास्फीति का कारण क्या है, यानी कि मुद्रास्फीति क्यों आती है। तो पहला है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। आप बताएं बच्चों कि मुद्रास्फीति के लिए मांग किस तरह से जिम्मेदार है। मांग मतलब डिमांड, बहुत बिल्कुल। और फिर कुछ बताना चाहेगा। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति के लिए एक कारण है मांग, डिमांड। तो इसका क्या तात्पर्य है, यस, यानी कि इसके लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदार है वो है जनसंख्या, और साथ ही दिन प्रतिदिन जो लोगों का रोजगार बढ़ रहा है, लोगों के इनकम का स्रोत बढ़ रहा है। और दोनों स्थिति में अगर पैसा आता है तब भी हम ज़्यादा खरीदारी करते हैं, या घर में ज़्यादा लोग हैं तब भी हमें ज़्यादा खरीदारी करना पड़ेगा। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या है, तो ये है कि जब डिमांड बढ़ जाए, वस्तुओं और सेवाओं का जो सप्लाई है वो यथावत बनी रहे, लेकिन उसके डिमांड करने वालों की संख्या बढ़ जाए, या उसके डिमांड करने वाले लोगों का एक तरीके से इच्छा शक्ति बढ़ जाए, और कब बढ़ेगा जब पैसे होंगे। तो ऐसे में जब डिमांड की वजह से वस्तुओं का दाम बढ़ जाए, यानी कि मुद्रास्फीति के लिए केवल ये नहीं जिम्मेदार है कि सरकार बहुत ज़्यादा मार्केट में पैसे दे आ रही, इसके लिए मांग भी जिम्मेदार होता है। यानी कि एक कारण आपका डिमांड भी है। जब दिन प्रतिदिन डिमांड बढ़ता ही रहेगा, जनसंख्या बढ़ती ही रहेगी, लैंड नहीं बढ़ेगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि सबकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, तो वस्तुएँ महंगी हो जाएंगी, सेवाएं महंगी हो जाएंगी। और ऐसे में जब आएगा मुद्रास्फीति तो क्या होगा, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। दूसरा है लागत जन्य मुद्रास्फीति। लागत जन्य मुद्रास्फीति, इसको भी आप लोग बता सकते हैं। लागत जन्य मुद्रास्फीति क्या है, जो बताना कि लागत बढ़ने की वजह से वस्तुएं महंगी हो जाए। हाँ, जब किसी वस्तु को बनाने में जो लागत है वो महंगा हो जाए, तब ये क्या है, जैसे मान लीजिए पहले के टाइम में लोग कोचिंग पढ़ाते थे, 200, 100 रुपये, 500 रुपये में भी कोचिंग पढ़ा देते थे, क्योंकि जहाँ पे पढ़ाते थे रूम रेंट कम होता था, बिजली का बिल कम होता था, मार्कर और बोर्ड का दाम कम होता था, मतलब जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी, किताबें सस्ती होती थी। तो जब सारी चीज़ें सस्ती थी तो सेवाएं भी सस्ती थी, लेकिन जब सारी चीज़ें महंगी हो गई तो सेवाएं भी महंगी हो गई। आज भी देखिए जो कपड़े आप लोग पहनते हैं, पहले 200, 400, 500 में बेहतर कपड़े मिल जाते थे, लेकिन अभी 1000 के प्लस जब तक ना जाइए आपको ठीक ठाक कपड़े नहीं मिलेंगे। कपड़े की क्वालिटी नहीं बढ़ी है, लेकिन महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि पहले से अब उनका क्या लागत बढ़ गया है, अब डीजल का दाम बढ़ गया है, मजदूरी बढ़ गई है, कच्चे माल का रेट बढ़ गया है, हर चीज़ बढ़ गया है, इंपोर्ट बढ़ गया, एक्सपोर्ट बढ़ गया। जब सब चीज़ बढ़ी गया है तो वस्तु का दाम तो बढ़ ही जाएगा। यानी कि वस्तु बनाने में जब लागत ज़्यादा आने लगे तब इसे क्या कहते हैं, लागत जन्य मुद्रास्फीति। ओके बच्चों, बहुत आसान है, बिल्कुल व्यवहारिक है, इसमें कुछ भी नहीं रखना है, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, जैसे ऑटो का किराया आप देखते हैं ना, ऑटो का किराया कब बढ़ता है, जब डीजल का पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है। और जब आप कहते हैं कि आपने किराया महंगा कर दिया तो कहते हैं क्या करें, डीजल का दाम बढ़ गया। यानी कि अब उनको ऑटो चलाने में लागत ज़्यादा आ रही है, और लागत ज़्यादा आने की वजह से उन्होंने क्या किया, ऑटो का जो है किराया बढ़ा दिया। तो ये क्या है, लागत जन्य मुद्रास्फीति है। आप लोग इसको फेस करते हैं डेली, जो लोग बच्चे ऑटो से ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट है आपका वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति। ये क्या है बच्चों, आप लोग इतने जागरूक तो हो ही नहीं हो कि बता सकते हो कि वैश्विक कौन से कारण होते हैं जब मुद्रास्फीति आती है। एक आपके पास लेटेस्ट उदाहरण है रशिया और यूक्रेन का युद्ध। अब इन देशों में जो हम निर्यात करते थे, जिससे हमें पैसे मिलते थे, जो वहाँ से हम आयात करते थे, आसानी से हमें मिल जाती थी, अब वो चीज़ें हमें आसानी से मुहैया नहीं हो रही हैं। यानी कि अगर विश्व की अर्थव्यवस्था में भी उथल-पुथल या किसी तरह के डिस्टर्बेंस होते हैं, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से जब हमारे यहाँ वस्तुओं की
हो गया वैश्विक जो है जन्य मुद्रास्फीति, यानी कि विश्व में आई समस्याओं की वजह से उत्पन्न मुद्रास्फीति। जैसे जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, ज़्यादातर देश आपस में लड़े थे, आयात निर्यात बंद हो गया था, ऐसे में हर देश में आर्थिक मंदी आ गई थी। या कोरोना काल में ही जब आयात नहीं हो रहा था तो बहुत सारी वस्तुएं महंगी भी हो गई थी। तो ये समस्याएं कब मानी जाएंगी? जब वैश्विक स्तर पर किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस हो और उसकी वजह से आयात निर्यात जो है वो प्रतिबंधित हो जाए, वस्तुओं का जो दाम है वो महंगा हो जाए, यानी कि ऐसा वस्तु जो आप बाहर से मंगाते थे, जैसे डीजल पेट्रोल महंगा हो जाए, या दाल आप सबसे ज़्यादा आज में आयात करते हैं, ये ना हो पाए, प्याज आज भी आपको आयात करना पड़ता है। अब ऐसी चीज़ें जैसे चाइना के साथ बहुत सारे सामान लगभग आप देखेंगे हम हमेशा 60% घाटे में रहते हैं। अगर चाइना किसी से युद्ध करने लगे तो आयात निर्यात रुक जाएगा, चाइनीज माल नहीं जाएगा तो भारत में वस्तुएं क्या महंगी हो जाएगी। तो जब वैश्विक स्तर पर कोई भी डिस्टर्बेंस आए किसी भी तरह का और उसकी वजह से आप यहाँ वस्तुएं महंगी हो जाए, तभी क्या हो जाएगा? वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति या वैश्विक जन्य मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है आपका मुद्रास्फीति गणना। कैसे करते हैं मुद्रास्फीति का गणना? हाँ, इसके लिए तीन जो है होते हैं तरीके। एक होता है थोक मूल्य सूचकांक और एक होता है बताइए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक होल कंज्यूमर प्राइस और आपका जो होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसको क्या कहेंगे? होलसेल प्राइस इंडेक्स। जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है इसको क्या कहेंगे बताइए? CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हाँ, प्राइस इंडेक्स। तो आपका तीन तरीका है। एक तो है आपका थोक मूल्य सूचकांक, दूसरा है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और तीसरा है आपका GDP अपस्फीति कारक। GDP अपस्फीति कारक एक क्वेश्चन आ चुका है। GDP अपस्फीति कारक, GDP अपस्फीति कारक। चलिए बच्चों, इसको समझ लीजिए आप लोग। थोक मूल्य सूचकांक का मतलब समझ रहे हैं ना? जब वस्तुओं का जो थोक में मूल्य घटता बढ़ता है, इसको लेते, जैसे फुटकर में हर चीज़ को उसका निकालना आसान नहीं होता। जैसे कि आप देखेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अगर मानक बनाते हैं तो हर कंज्यूमर का तो एक तरीके से मानक बन नहीं पाता है, इसलिए सबसे सही जो होता है उसको थोक मूल्य सूचकांक को माना जाता है। तो थोक मूल्य सूचकांक भी है, यानी कि थोक मूल्य जो वस्तुएं हैं वो थोक में कितनी रेट में बिक रही थी, अभी कितना हो गया है, कितनी महंगाई आई है, उसमें कितने का अंतर आया है, ये तरीका होता है मुद्रास्फीति मापने का। तो पहला है थोक मूल्य सूचकांक और दूसरा आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये है आपका GDP अपस्फीति कारक। इसको समझ लीजिए। जब सकल घरेलू उत्पादन की गणना बाजार कीमतों अर्थात ये मैं आपसे क्वेश्चन भी कर चुकी हूँ, ये क्वेश्चन मैं कर चुकी हूँ कि जब किसी व्यक्ति का जो इनकम है उसको हम चालू GDP मूल्य पे निकालते हैं तो ज़्यादा आता है, लेकिन जब हम स्थिर GDP मूल्य पे निकालते हैं तो कम आता है। उसमें हम क्या नहीं जोड़ते? मुद्रास्फीति नहीं जोड़ते। ये बात याद है ना? ये जो है आपका GDP अपस्फीति, इसी को कहते हैं। नोट कर लीजिए, ये आपका मतलब बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट उठा के आगे इसमें पूछे गया है। हाँ, नोट कर लीजिएगा बच्चों। GDP अपस्फीति इसको कहते हैं GDP डिफ्लेटर। एग्जाम में पूछ लिया GDP डिफ्लेटर क्या है, अपस्फीति नाम पूछ करके डिफ्लेटर पूछ लिया है। GDP डिफ्लेटर DEFLATOR डिफ्लेटर, GDP डिफ्लेटर या इसी को कहते हैं GDP अपस्फीति कारक। इसमें नोट कर लीजिएगा, जब सकल घरेलू उत्पाद की गणना बाजार कीमतों अर्थात बाजार कीमतों अर्थात प्रचलित मूल्यों पर की जाती है। बाजार कीमतों अर्थात प्रचलित मूल्यों पर की जाती है तो इसे
बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, तो इसे बाजार कीमत पर, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जब सकल घरेलू उत्पाद की गणना बाजार कीमतों अर्थात प्रचलित मूल्यों पर की जाती है तो इसे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। तो इसे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो आपके मार्केट में प्रचलित मूल्य है, जब इस आधार पे आप अपने जीडीपी को निकालेंगे, वस्तुओं और सेवाओं, आपको पता है जीडीपी में क्या लेते हैं, आपके घरेलू सीमा के अंदर एक इकोनॉमिक ईयर के अंदर जो भी चाहे भारतीय या गैर भारतीय नागरिकों के द्वारा उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। आप वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रचलित बाजार मूल्य है, जब उसमें आप जीडीपी को निकालेंगे तभी आपका क्या हो जाएगा, मौद्रिक जीडीपी हो जाएगा। बिकॉज ये वर्तमान में चली आ रही दर के आधार पे है, इसमें मुद्रास्फीति जुड़ी हुई है, क्योंकि वर्तमान में जो दर है ये क्या है, वह इसमें मुद्रा की वैल्यू घटी है, वस्तुएं महंगी होती जा रही हैं, यानी कि इसमें मुद्रास्फीति जुड़ा हुआ है। इसी को हम कहते हैं मौद्रिक जीडीपी। ठीक है, आगे लिखिएगा बच्चों। और जब सकल घरेलू उत्पाद की गणना, और जब सकल घरेलू उत्पाद की गणना, और जब सकल घरेलू उत्पाद की गणना आधार वर्ष के मूल्यों पर की जाती है, आधार बेस ईयर, आधार वर्ष के मूल्यों पर की जाती है, आधार वर्ष के मूल्यों पर की जाती है, तो इसे स्थिर मूल्यों पर, तो इसे स्थिर मूल्यों पर जीडीपी कहते हैं। तो इसे स्थिर मूल्यों पर जीडीपी कहते हैं। तब इसे हम स्थिर मूल्यों पर जीडीपी कहते हैं। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि, मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि, पैराग्राफ चेंज करके, मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि तथा वास्तविक जीडीपी की वृद्धि का अंतर ही, मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि तथा वास्तविक जीडीपी की वृद्धि का अंतर ही, वास्तविक जीडीपी क्या, जीडीपी वृद्धि का अंतर ही जीडीपी की कीमत में वृद्धि है, अंतर ही जीडीपी की कीमत में वृद्धि है। और इसे ही जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं, और इसे ही जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। यह चालू मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद, यह चालू मूल्यों पर, चालू मूल्यों पर, यह चालू मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद तथा स्थिर मूल्यों पर, यह चालू मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद तथा स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात है। चालू मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद तथा स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात है। बात समझ में आए बच्चों? बहुत आसान है। यहाँ बात हो रही है जीडीपी दो तरह से निकाला जाता है। जीडीपी निकालने का आधार वर्ष क्या है? यस, 2011-12। अभी ये बदला ही है, जबकि ये बदला जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से जब ये सामान्य ईयर जब आएगा, सामान्य उत्पादन होगा, तब इसे क्या किया जाएगा, बदल दिया जाएगा। तो बात हो रही है कि जब हम वर्तमान मूल्य यानी कि 2011-12 में जो गेहूं का उत्पादन हुआ, मान लीजिए वो 10 टन हुआ, और उस समय जो है, मैंने बहुत छोटा आंकड़ा लिया है, मान लीजिए 10 टन हुआ, और उस समय गेहूं का जो रेट था 10 रुपया केजी था। 2011-12 से लेकर के आपके लगभग देख रहे हैं 10 साल से प्लस हो चुका है, और या कहिए कि 10 चल रहा है 2022, तो अभी आपके गेहूं के मूल्य में दोगुने से ज़्यादा वृद्धि हो चुका है। यानी कि ये जो दाम में बढ़ोतरी हुई है
जब आप इस दाम की बढ़ोतरी को लेकर के जीडीपी का आकलन करते हैं, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को लेते हैं, तो जब आप वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य में गणना करेंगे तो वर्तमान के रेट पे करेंगे, तभी आपका क्या कहलाएगा, कौन सी जीडीपी है, मौद्रिक जीडीपी है, यानी कि वर्तमान जीडीपी है। लेकिन जब आधार वर्ष में लेंगे कि उस समय 10 क्विंटल गेहूँ हुआ और वर्तमान में जो है 15 क्विंटल गेहूँ हुआ, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। और उसमें आप देखेंगे कि आपका बिल्कुल शुद्ध है वो, उसमें मुद्रास्फीति नहीं है, क्योंकि मुद्रास्फीति की वजह से तो कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रास्फीति तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं डॉलर के मुकाबले पैसा घटता जा रहा है। बात समझ रहे हैं ना भैया, पैसे की वैल्यू घटती जा रही है, इसीलिए तो हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है कोई भी वस्तु खरीदने के लिए या सेवा। तो जब आप वर्तमान मूल्य पे लेते हैं तो जीडीपी ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन जब आप आधार या बेस ईयर को मानक बना के देखते हैं कि उस समय वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कितना हुआ था और वर्तमान में कितना हुआ, तो आप देखेंगे बहुत अंतर नहीं आया है, बहुत कम अंतर आता है। इसी वजह से दोनों में डिफरेंसेस आ जाता है। और इन दोनों के बीच जो डिफरेंसेस आ रहा है, जो अनुपात का अंतर आ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर या जीडीपी अपस्फीति कारक। बस समझ में आया, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, तो आपका जो मौद्रिक जीडीपी है और जो आपका वास्तविक जीडीपी है, इन दोनों के बीच में जो मूल्य का अनुपात आ रहा है, जो अंतर आ रहा है, इसी अंतर को कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, क्लियर है? ओके, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, मैं फिर से बताऊंगी, ठीक है? और तो आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि आप लोग बोर हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ेगी, फिर आप लोग और ज़्यादा देर तक मुझे बर्दाश्त कर पाएंगे और ज़्यादा देर तक आपका माइंड भी कंसंट्रेट रहेगा, क्योंकि जब बातें समझ में आती हैं और बातों में इंटरेस्ट आता है तो थकान भी नहीं लगती, बोरियत भी नहीं होता और वो दिमाग में जाता भी है। तो आपको बोरियत भी नहीं होना चाहिए और ऐसा भी ना हो कि मैम क्या समझा रही सर के ऊपर से जा रहा है, बिकॉज आप लोग IAS की तैयारी करने आए हैं ना, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। स्फीति क्या है, कितनी तरह का होता है, स्फीति क्यों आती है, कैसे कंट्रोल होता है, वर्तमान में किस तरह की स्फीति है, तो हर तरह की स्फीति है। ऑटो का किराया महंगा हो गया, लागत जन स्फीति, वस्तुओं की क्वालिटी कम हो गई, छिपी हुई स्फीति, ये हर तरह का स्फीति आपको पता होना चाहिए। आयातित स्फीति, तेल का दाम का महंगा हो गया, आयातित स्फीति, यूक्रेन से युद्ध की वजह से महंगा हो गया, विदेशी जन स्फीति, ये सब आप लोगों को बिल्कुल पता है। कोई भी कुछ भी पूछेगा ना, आप लोग बता दीजिए स्फीति किसे कहते हैं, क्यों आता है, इतने सारे रीज़न जान लीजिए, किताब देखना ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए इकोनॉमी कभी कभी मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है कि इसमें आप किताबी कीड़ा नहीं बनेंगे। आप मुझे जैसे पूछेंगे तो मैं आपको बता दूँगी, सिर्फ आप हेडिंग का नाम बताइए कि किसके बारे में जानना है तो बता दूँगी। इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं होती, आप समझ लीजिए। हाँ, अगर भूल गए कि अच्छा इसमें क्या था, इसमें क्या था, तो बार बार रिविजन कर लीजिए, क्योंकि जब याद होगा तभी उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और याद करने के लिए बार बार रिविजन करना पड़ता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है अन्य और भी सूचक हैं। अन्य क्या है, जैसे खाद्य मुद्रास्फीति। खाद्य मुद्रास्फीति का वही है कि जब खाद्यान्नों की उत्पादन अधिक हो जाए तो मूल्य जो है कम हो जाता है, लेकिन कभी अगर खाद्यान्नों की उत्पादन अच्छा नहीं हुआ और डिमांड ज़्यादा है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसकी मूल्य बढ़ोतरी हो जाएगी और उसका जो है वैल्यू बढ़ जाएगा। तो जब खाद्यान्नों की वजह से या खाद्यान्नों की उत्पादन कम ज़्यादा होने की वजह से स्फीति आती है, तब इसे हम कहते हैं खाद्यान्न मुद्रास्फीति, ठीक है? नेक्स्ट है आपका मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर प्रभाव। मुझे लगता है ये भी काफ़ी बड़ा है और ये कल आपका खत्म हो जाएगा, ये मुद्रास्फीति। चलिए 2-4 क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। संरचनात्मक वाला, ठीक है, संरचनात्मक बता दें। हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने कहा कि उत्पादन ज़्यादा कम होने की वजह से जब डिस्टर्बेंस होता है, यानी कि उत्पादन कम हुआ किन्हीं भी कारणों से, चाहे मानसून की वजह से चाहे प्राकृतिक आपदा की वजह से उत्पादन कम हुआ लेकिन डिमांड ज़्यादा है, ऐसे में वस्तुओं का खाद्यान्नों की कीमत ज़्यादा हो गया तो मुद्रास्फीति आ गई।
हड़कंप मचाएगा।